नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। मैं सुजीत सिंह और फिर से आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे मंच पे जहां हम सारे वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। अभी नाउ वी आर स्पेशली फोकस ऑन योर एनटीपीसी एग्जामिनेशन एज वेल एज योर ग्रुप डी एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में आपकी आने वाली वैकेंसी यूपी लेखपाल है, यूपी एसआई, और बिहार की अगर बात करें तो बिहार एसआई। ये सब सारी वैकेंसी जो है इसकी स्पेशल सीरीज जो जीके और जीएस की सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, यानी मैं सुजीत सिंह कवर करेंगे इस पूरे सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे नए व्यूअर हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, उनके लिए क्या कुछ खास है हमारे चैनल पे, ये हम थोड़ा सा समय लेके बता देते हैं आपको फटाफट। देखिए, जो हमारे नए व्यूअर हैं हमारे चैनल को क्यों देखें, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो बेस्ट कलेक्शन हो सकते हैं ना, जितने बेहतर हो सकते हैं, मैं उतने बेहतर कोशिश किया हूँ कि आपके सारे कलेक्शन बेस्ट क्वेश्चंस के लाए जाएँ। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात जो है वो हर ऑप्शंस को अगर डिस्क्राइब करने की बात होती है तो बहुत कम यूट्यूब ऐसे चैनल है, ऑनलाइन सेक्शन है जो आपको ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, हम करते हैं हर ऑप्शन को क्लियर, ताकि एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन और बन सके और वो बिल्कुल तैयार हो जाए। ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर इस चैनल पे मिल रहा है आपको। टॉपिक वाइज करंट अफेयर नहीं मिलता है सर, बहुत कोशिश करने पे भी नहीं मिलता है। ठीक है, करंट अफेयर आप डेली 10-10, 20-20 आप लिख सकते हो, लेकिन टॉपिक वाइज यार ऐसा पढ़ो कि आपको एक बार में वो सेक्शन पूरा रिवाइज हो जाए। क्लियर है? तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहाँ पे मिलता है आपको। प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए, आपको मिलेगा। ठीक है, टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज। देखिए, एक टॉपिक उठाइए, उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो रिवाइज करिए, जिससे ना महज वो क्वेश्चन तैयार हो बल्कि आपका पूरा टॉपिक क्या हो, बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अगले की तरफ बढ़े तो प्रिपरेशन बाय क्वेश्चन। बिल्कुल, आप तैयारी बुक से कितना डूब के करोगे, कितना टॉपिक क्लियर करोगे। ठीक है, आप अगर हिस्ट्री ले जाते हो तो पूरी हिस्ट्री क्लियर करने के चक्कर में पता चलता है ज्योग्राफी आप भूल गए। तो प्रिपरेशन बाय क्वेश्चन, आप रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट करो, सारे माइंड में पुट करो और एक साथ उसके आंसर करने के लिए कोशिश करो। ठीक है, अगले की तरफ बढ़े तो वन एग्जाम फोकस सीरीज। ठीक है, हमारे साथ ये देखिए, ये स्पेशल चलेगा जिस एग्जाम में जो नीड होता है। जीके जीएस हर एग्जाम का पैटर्न है, रैंडम क्वेश्चन सारे आने हैं तो हम उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें वन एग्जाम फोकस सीरीज का, तो जिस आप तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्जाम का, अगर उसमें कोई स्पेशल सब्जेक्ट चाहिए, जैसे आप अगर एसआई की तैयारी करा रहे हैं तो आपको मूल विधि यानी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमने अभी ब्रह्मानंद सर खुद क्लास ले रहे हैं आईपीसी का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो एक चैनल पे इतना सब कुछ मिल रहा है। तो प्लीज़, हमारे अगर नए व्यूअर हैं तो आप इसे लाइक करो और अभी के अभी पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर आगे का वीडियो देखते हैं। ठीक है, पहले सब्सक्राइब करिए, फिर डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। फिर चलिए आगे की तरफ बढ़ें। तो आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट में जो सेट नंबर 8वां है, इसमें क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज करते हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा 106 नंबर बन रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। देखिए, ये हिस्ट्री सेक्शन से है, मंदिर के सेक्शन से आर्ट एंड कल्चर इसमें इंक्लूड हो जाता है, एज वेल एज हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है। तो बृहदेश्वर मंदिर, देखिए बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ, सबसे पहले तो ये जानिए, बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजाउर में है। ठीक है, तंजाउर है कहाँ, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो और ये मंदिर किस चीज का है, तो ये मंदिर शिव जी का है। तो बृहदेश्वर मंदिर क्लियर कर लीजिएगा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि बृहदेश्वर मंदिर तंजाउर में है, तमिलनाडु में। ठीक है, और इसमें शिव जी की पूजा की जाती है। अब अगर रही बात निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण चोल वंश के राजाओं ने करवाया था। ठीक है, चोल वंश में कौन से शासक थे, आपके राजा राज वन ने इनका निर्माण कराया था। ठीक है, कहते हैं ना कि चोर आप सबसे चोरी कर लो लेकिन ईश्वर से चोरी आप मत करो। तो बृहद ईश्वर, ठीक है, यानी इस ईश्वर से आप चोरी ना करो। ठीक है, चोल से चोर याद करो आप, तो क्लियर हो जाएगा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चोल वंश के राजा राजा राज वन ने करवाया। क्लियर है? ठीक है, अगर ऑप्शन की तरफ बढ़े तो पल्लव वंश के हिस्से में कौन से मंदिर आता है, तो पल्लव वंश के हिस्से में आपका बहुत अच्छा मंदिर है ममलापुरम, यानी महाबलीपुरम जो है, वहां का सोर टेम्पल जो है, यानी सोर मंदिर महाबलीपुरम टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो भी आप कह लो, तो वो पल्लव वंश ने निर्माण करवाया। ठीक है, तो महाबली, देखिए कहते हैं ना कि लव में बहुत ताकत होती है, लव, पल्लव। ठीक है, तो लव में अगर ताकत की बात करें तो बली यानी बल मिलता है आपके लव से, तो इससे भी आप याद कर सकते हो कि पल्लव वंश में महाबलीपुरम यानी बलीपुरम, बल का है ना उपयोग,
तो सोर मंदिर, ठीक है, तो सोर मंदिर महाबलीपुरम, पल्लव वंश के राजा। राष्ट्रकूट, इसके पहले मैंने सेक्शन बता दिया था कि एलोरा की गुफाएं में जो है वहां का मंदिर कैलाश मंदिर है, स्पेशली अगर कैलाश मंदिर की बात करें। फिलहाल अगर एलोरा केव्स भी अगर आ जाता है, एलोरा की गुफाएं, तो लोरा से मैंने बताया था लोढ़ा याद करिएगा और उससे कूटने का काम होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश किसका निर्माण हुआ, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। चालुक्य वंश की बात करें तो देखिए चालुक्य वंश में क्या हो जाता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये याद रखिएगा। चालुक्य वंश में जो सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर आता है वो आता है विरूपक्ष मंदिर, ठीक है। अब ये विरूपक्ष मंदिर कहाँ है, तो ये है आपका हम्पी में, हम्पी कर्नाटका, क्लियर, कर्नाटका में हम्पी है। आप हम्पी का चित्र अपने 50 के नोट पे देखोगे, जो नए वाले 50 के नोट हैं उस पे पीछे के साइड में सबमर्ज किया गया है, ठीक है। तो हम्पी कर्नाटका, ठीक है, यहाँ में विरूपक्ष जो मंदिर है ये चालुक्य वंश के जिम्मे आता है, ठीक है। तो याद रखिए बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो चोल वंश इसका निर्माण करवाया। ये मंदिर है कहाँ, तो तंजावुर तमिलनाडु में। पल्लव वंश के जिम्मे में सोर मंदिर महाबलीपुरम का। राष्ट्रकूट के जिम्मे में एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण। चालुक्य वंश में यानी चालुक्य डायनेस्टी में जो आता है वो है विरूपक्ष टेम्पल, हम्पी कर्नाटका का, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चोल वंश। ये रहा आपका बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर का, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से है जी, ये पॉलिटी से है। राज्यपाल किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है, देखिए राज्यपाल किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, तो वो देता है राष्ट्रपति को, क्लियर। अब राज्यपाल, सबसे पहले ये जानिए कि राज्यपाल अंडर आर्टिकल 153 यानी राज्यपाल हमारा संविधान कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल 153 के तहत यानी अनुच्छेद 153 के तहत भारत के राज्य का एक राज्यपाल होगा, भारत के हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, क्लियर है। उसके बाद 153 में ये है, उसके ठीक 2 आर्टिकल यानी 155 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, क्लियर है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। त्यागपत्र भी कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा, क्लियर है। मुख्यमंत्री, अब एक एक करके अगर देखें तो मुख्यमंत्री किसको त्यागपत्र देगा, तो मुख्यमंत्री गवर्नर को देगा, क्योंकि गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। मुख्यमंत्री गवर्नर को देता है, क्लियर। और अगर बात करें आगे की तरफ तो प्रधानमंत्री किसको देगा, तो प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को देगा, क्लियर है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, अपना रेजिग्नेशन लेटर। राष्ट्रपति किसको देता है, अब सबने राष्ट्रपति को दिया तो राष्ट्रपति किसको देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है अपना रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है। अब लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष ये किसको देते हैं, तो देखिए ये लोकसभा के अंदर की बात है, तो लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को यानी लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। तो ये चारों ऑप्शन क्लियर है। त्यागपत्र से कई क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा कि राज्यपाल किसको अपना त्यागपत्र देता है, तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, क्लियर है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम यानी व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग का देखिए साइंटिफिक नेम बहुत कॉमन पूछा जाता है, यूपीएससी का क्वेश्चन एक मैंने अभी पिछली बार जब यूपीएससी अटेम्प्ट किया था तो उसमें देखा था, एक क्वेश्चन आया था कि साइंटिफिक नेम पूछा गया था, उसमें आपके इसका आम का पूछा गया था, मैंगो का पूछा गया था, पिकॉक का पूछा गया था, इसलिए हमने इसको सबमर्ज करके एक में बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है, ठीक है। इंडियन बुल इसको बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। तो यहाँ राना टिग्रीना इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इसके जो 4 ऑप्शन है वो है मैग्नीफेरा इंडिका, ये किसका है, तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है वो मैंगो का साइंटिफिक नेम है यानी आम का साइंटिफिक नाम। बायोलॉजी सेक्शन से ये क्वेश्चन कि मैग्नीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये है आम का यानी मैंगो का। पैंथेरा टाइग्रिस किसका साइंटिफिक नेम है, तो पैंथेरा टाइग्रिस जो साइंटिफिक नेम है वो आपका है किसका, बताइए, टाइगर का। हाँ बिल्कुल। आप आगे अगर देखें राना टिग्रीना जो है मैंने बता दिया फ्रॉग का है, पैवोक्रेस्टेटस जो है वो है आपके पिकॉक का है। ध्यान रखिएगा इन तीनों में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैग्नीफेरा इंडिका आम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पैंथेरा टाइग्रिस जो है ये हमारा क्या है,
टाइगर इज द नेशनल एनिमल, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पैंथेरा टाइग्रिस को जानना कि एटलीस्ट हमारे जो नेशनल एनिमल है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। पैवोक्रिस्टेटस हमारा नेशनल बर्ड मोर, उसका नाम पैवोक्रिस्टेटस, ठीक है, साइंटिफिक नेम, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिए मेढक का वैज्ञानिक नाम जो है वो है आपका राना टिग्रिना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है अगेन फ्रॉम हिस्ट्री, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कब हुआ। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि हम 1947 में आज़ाद तो ज़रूर हुए, तो लेकिन ऐसा नहीं कि 1947 में एक झटके में हमने चुटकी बजाई और फिर हम आज़ाद हो गए, ऐसा नहीं था ना, एक एक करके फिर धीरे धीरे हमको आज़ादी मिली ना। उस दिन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में हमने कह दिया कि आप आज़ाद हैं तो हम आज़ाद हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग छोड़ते गए। गोवा 1961 की बात है, ठीक है, 1961 में आपके गोवा किससे, पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा को हैंड ओवर किया था भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है। अब सबसे पहले एक बात याद रखिए कि पुर्तगाली से याद रखिएगा कि सबसे पहले जो यूरोपियंस भारत में आए, यानी यूरोपीय देश के जो लोग आए थे उसमें सबसे पहले कौन था, तो वो था पुर्तगाली थे, ठीक है। ये कब आए, आपको याद होगा कि वास्को ड गामा जो था वो पुर्तगाल से रिलेटेड था और पहली बार भारत में 1498 में केरल के कलिकट पोर्ट पे आया था, ठीक है। कलिकट पोर्ट मैंने क्यों लिया, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन रिपीटेड है कि केरल के किस पोर्ट पे वास्को ड गामा आया था, तो केरल के कलिकट पोर्ट पे वास्को ड गामा आया। क्लियर है, कब आया, 1498 में। पुर्तगाली उसी समय से हमारे भारत में आए, ठीक है। अगर हम फैक्ट्री की बात करें, फैक्ट्री स्थापित की कि सबसे पहले कौन आया भारत में, तो उनमें क्रम में भी पुर्तगाली सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है। ये 1500 करीब बात करें इनका सबसे पहले जो आया था पुर्तगाली, तो ये 1500 के करीब में भारत में आए थे। क्लियर है, तो 1961 में याद रखिएगा गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त हुआ। अब देखिए 1987 की बात करें तो 1961 में गोवा आज़ाद हुआ, भारत का अभिन्न अंग बना। 1987 में गोवा को एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। फिलहाल उसके बाद इसको फिर से स्टेट बना दिया गया था। 1954 की बात करें, 1954 में तो फ्रांस ने 1954 में फ्रांस ने भारत को पुडुचेरी, यमन, कराईकल ये सारे क्या किए, भारत को हैंड ओवर किए थे, ठीक है। तो पुडुचेरी वाला क्षेत्र जो है वो फ्रांस के कब्जे में था, उसको भारत में दिया फ्रांस ने कब, तो 1954 में। 1961 में पुर्तगालियों के हाथ में था गोवा, इसको भारत को दिया गया गोवा 1961 में। 2014 टर्म दिया गया है, तो 2014 में तो आपको पता है तेलंगाना जो है वो राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ। 2 जून 2014 को तेलंगाना फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है। भारत का 29वां राज्य जो बना है वो तेलंगाना है, ठीक है। फिलहाल अभी 29 राज्य नहीं है, एक घट गया, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा अब नहीं है क्योंकि उसमें 2 यूनियन टेरिटरी हो गए, एक जम्मू और एक लद्दाख, तो अब एक घट गया, 28 राज्य ही भारत में है। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1961। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त हुआ, तो 1961 में। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ अवस्थित है। देखिए सबसे बात ज्योतिर्लिंग की कर रहा है, ये है क्या, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि शिव जी जहां स्वयं प्रकट हुए थे ना, शिव जी जहां स्वयं प्रकट हुए, तो उन स्थानों पे जो शिवलिंग रखा गया कि हाँ यहाँ पे शिव जी प्रकट हुए थे, उन जहां स्पेशली जहां शिव जी खुद प्रकट हुए, उन जगह के शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। क्लियर, ज्योतिर्लिंग किसको कहा जाता है, जहां शिव जी खुद प्रकट हुए थे, उन जगहों पे जहां वहां टेम्पल बना दिया गया और वहां पे उनकी क्या कहते हैं, जहां जहां शिवलिंग स्थापित की गई उनकी पूजा की जाती है, तो उन्हीं को ज्योतिर्लिंग कहा गया। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ, अब इसमें पूछ रहा है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है। अब देखिए ज्योतिर्लिंग टोटल है कितने, तो ज्योतिर्लिंग टोटल भारत में 12 है। क्लियर, 12 अलग अलग जगह पे हैं। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये आपका है कहाँ, उज्जैन में। क्लियर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है। क्लियर, वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ, ठीक है, रामेश्वरम में रामेश्वर मंदिर के नाम से, खंडवा में आपके ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के नाम से। क्लियर, महाकालेश्वर उज्जैन, खंडवा में ओमकारेश्वर, रामेश्वरम में रामेश्वर मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है,
तो ये हो गया आपका। अब अगर देख लें इसमें सेक्शन में, तो देखिए कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 हैं ज्योतिर्लिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका ये ओमकारेश्वर है, ठीक है, महाकालेश्वर है, ये वाराणसी का बाबा विश्वनाथ का है, ठीक है, ये है वैद्यनाथ है, केदारनाथ है, ये सारे क्या हैं, ये सारे ज्योतिर्लिंग है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेच्यू, इसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए हाइट ऑफ स्टेच्यू पूछ रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के ही गुजरात राज्य में स्थित है। अभी जो 2018 में इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया था, और ये आपको पता होगा कि ये भारतीय लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, ठीक है, ये जो सबसे दुनिया की सबसे ऊंची अभी मूर्ति बन चुकी है। तो याद रखिएगा कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इसकी हाइट 182 मीटर है। क्लियर है। 182 मीटर की सबसे ऊंची स्टेच्यू बन चुकी है दुनिया की। तो ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेच्यू, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है आपका 182 मीटर, यानी 182 मीटर। दिस इज द राइट आंसर। 191 मीटर कुछ भी नहीं है, 128 मीटर। अगर फिगर के अकॉर्डिंग हम बता दें आपको, फिगर से भी आपको ध्यान में आ जाएगा कि देखिए सबसे ऊंची जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की है। इसके बाद जो अब तक की सर्वाधिक ऊंचाई वाली स्टेच्यू थी, यानी 128 मीटर की स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की जो थी, अभी वो सेकंड रैंक पर चली गई है। क्लियर। तो ये 128 मीटर जो है, ये स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की स्टेच्यू है, ये जो चाइना में स्थित है। 93 मीटर, बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है एसएससी का कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो यूएसए में है, न्यूयॉर्क में स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई आपकी 93 मीटर है। क्लियर। तो ये आप मत भूलिएगा। 182 हाइट है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत की, 128 स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की स्टेच्यू जो चाइना में है, 93 मीटर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की है जो यूएसए में स्थित है। क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी सेक्शन से कि मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। अब है, ठीक है। चलिए तो मैगी नॉट के देख लीजिए। देखिए बहुत आसान से है, एक ट्रिक आपको याद करना होगा कि आप फंस कब जाते हो। आप फंस जाते हो जब आपके पास मनी नहीं रहता, ठीक है, मनी आपके पास जब नहीं रहता, और आप फंस जाते हो जब आपका दोस्त बोलते है कि यार मैगी खिलाना, तो मैगी खिलाना है, वो पैसे नहीं है आपके पास, तो आप फंस गए ना। तो यहां से याद रखिए कि आपके दोस्त ने बोला मैगी खाना है, एंड यू डू नॉट हैव मनी। ओके, मनी नॉट। क्लियर। मैगी खाना है और आपके पास मनी नॉट मतलब नहीं है, और आप क्या हो गए, फंस गए ना। तो इसका कोरिलेशन याद कर लीजिएगा कि मैगी नॉट रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच क्या है, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो सीमा रेखा है उसी का नाम मैगी नॉट रेखा कहा गया। ठीक है। मैगी नॉट, मनी से दो ट्रिक हैं पूरे सीमा रेखा में जो मैंने बना रखा, उसमें आपको दोनों मैंने इंक्लूडेड कर दिया। पहला जो है आप याद रखिएगा कि आपके दोस्त ने बोला कि मैगी खाना है, तो आपने क्या बोला कि यार मैगी तो मुझे भी खाना है बट आई डू नॉट हैव मनी। ठीक है। तो नॉट मनी, मनी तो आप क्या हो गया, फंस गए, कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा मैगी नॉट के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब अगर देखिए एक और मनी है, ये जर्मनी यहाँ भी है, जर्मनी यहाँ भी है, ये जर्मनी और लैंड, यानी कह रहा है कि आपके पास पैसे भी हो और आप लैंड पे भी रहें, आप जमीन पर ही रहें, आप हवा में उड़े नहीं। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आप एक काम करो, अपने मनी को लैंड में हिडन कर दो, छुपा दो। ठीक है, ताकि आपके पास ज़्यादा पैसे ना हो तो आप हवा में ना उड़ने लगो। क्लियर। तो आप जर्मनी है, पोलैंड है, यानी मनी है और मनी को आपको लैंड में हिडन करना है। ठीक है, लैंड में हिडन करना है, तो यहाँ से याद रखिएगा हिडनबर्ग। ठीक है, हिडनबर्ग जो रेखा है वो आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची गई है। कौन सी रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिडनबर्ग, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगी नॉट रेखा। क्लियर। अब ये दो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का अगर बात करें तो देख लीजिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38th पैरेलल लाइन जो है ये अलग करती है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, ये जो लैटिट्यूडनल लाइन है ना, यानी अक्षांशीय रेखा जो है ना,
जो इक्वेटर के यानी भूमध्य रेखा के बिल्कुल पैरेलल खींची जाती है, उसी को पैरेलल लाइन बोला जाता है। तो 38 डिग्री वाली जो लाइन है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है। देख रहे हैं आप, ये देख लीजिए नॉर्थ कर, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मान लिया गया है। ठीक है, तो ये 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है, जबकि 49th पैरेलल लाइन, ये आपका 49th पैरेलल लाइन है, ये किसको अलग करता है? तो ये कनाडा को और यूनाइटेड स्टेट को अलग करता है। क्लियर? कंफ्यूज मत होइएगा। मैगी नॉट में आपने बोला जर्मनी और फ्रांस, हिडनबर्ग में बोला जर्मनी और पोलैंड, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बोला आपको, मैंने बोला 38th पैरेलल लाइन, और यूएसए और कनाडा में बोला 49th पैरेलल लाइन। ठीक है, 49 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट को। 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ये है शक्ति स्थल किनका समाधि स्थल है। देखिए समाधि स्थल से क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। तो शक्ति स्थल किनका समाधि स्थल है? समाधि स्थल की बात कर रहे हैं तो देखिए शक्ति स्थल जो है आपको पता ही, आयरन लेडी के नाम से बहुत फेमस है। कौन? इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी का ये समाधि स्थल है। कौन? शक्ति स्थल। क्लियर? ये आपके सामने शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल, तो महात्मा गांधी जी का जो है वो आपका बहुत फेमस है, राजघाट। ठीक है, ये भी दिल्ली में है। और क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी का जो शक्ति स्थल है ये भी दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो ये इनका जो समाधि स्थल का नाम है वो शांति वन नाम है, ये भी दिल्ली में। क्लियर? जवाहरलाल नेहरू जी का शांति वन, महात्मा गांधी जी का राजघाट, इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल, और राजीव गांधी जी का है आपका वीर भूमि। क्लियर है? ये चार आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन, क्योंकि थोड़ा सा को रिलेटिव है ये सब एक दूसरे से ये लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये याद रखिएगा। शक्ति स्थल तो बिल्कुल याद हो जाएगा आयरन लेडी के नाम से, अगर आप इंदिरा गांधी जी को जानते होंगे तो, क्योंकि शक्ति स्थल इनसे हो जाएगा। राजीव गांधी का मैंने बता दिया वीर भूमि, जवाहरलाल नेहरू जी का बता दिया आपका शांति वन, महात्मा गांधी जी का मैंने बता दिया आपको राजघाट। ये सारे दिल्ली में समाधि बने हुए हैं। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? देखिए पृथ्वीराज रासो राइटर पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये जानिए कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो चंद वरदाई साहब ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। ये किस लैंग्वेज में है? एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैं बता देता हूँ आपको कि ये आपको याद रखिएगा ब्रज भाषा में लिखा गया है। क्लियर? पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, जयदेव जी ने क्या लिखा है? तो जयदेव जी ने गीत गोविंद नामक रचना की है, गीत गोविंद की। फिलहाल देखिए एक एक करके देखें। चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखा, जयदेव साहब ने गीत गोविंद लिखा, अबुल फजल अकबरनामा, ठीक है, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा। ये दोनों याद रखिएगा, एक से रिलेटेड है। अबुल फजल अकबरनामा, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, ये दोनों फारसी भाषा में लिखे गए हैं, जबकि जयदेव का जो गीत गोविंद रचना है ये आपके संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्लियर है? चंदवरदाई का किसने लिखा है? तो चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो चंदवरदाई साहब ने। क्लियर? और किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया। ठीक है, ये आपको याद करने के लिए हेल्पफुल, महाकवि चंदवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो पोंगल त्योहार में तीसरे दिन क्या मनाया जाता है? देखिए ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्यों पोंगल पे इतना लोग फोकस करते हैं। जो भी हो, बहुत अच्छा त्यौहार है। जैसे हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा, हमारे नॉर्थ इंडिया में गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, ठीक है, वैसे ही वहाँ भी पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। तो पोंगल त्यौहार की तीसरे दिन क्या मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार, देखिए लाइन से, क्रम से मैंने इसको अरेंज कर दिया है। पहले दिन भोगी पोंगल मनाया जाता है। क्लियर? दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल, और चौथे दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर भोगी पोंगल की बात करें तो भोगी पोंगल में क्या होता है? तमिलनाडु, पहले तो ये जानिए पोंगल त्योहार मनाया कहाँ जाता है? पोंगल त्योहार आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यह एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी फसल के कटने के बाद जो खुशी होती है वो जाहिर की जाती है इसमें, और इसीलिए पूजा भी की जाती है। ये 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। क्लियर है? पोंगल त्यौहार क्लियर हुआ। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और ये
हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी फसलों की कटाई के बाद ये मनाया जाता है। फसल की कटाई के बाद ये 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। क्लियर। अब पहले दिन जो होता है वो भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन क्या होता है, इस दिन कूड़ा कचरा एकत्र किया जाता है और उसको जला दिया जाता है और भगवान इंद्र की पूजा की जाती है कि आपने फसल पकने में मदद की, तो इसलिए भगवान इंद्र की पूजा भोगी पोंगल के दिन किया जाता है। दूसरा, अगर सूर्य पोंगल की बात करें तो सूर्य पोंगल जो है इस दिन दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजा और सूर्य पूजा की जाती है। सूर्य नामी है। पहले भोगी में किसका पूजा किया जाता है, तो भोगी पोंगल में मैंने बता दिया भगवान इंद्र की पूजा की जाती है। उनको धन्यवाद दिया जाता है कि जिस तरह से आपने साल भर मदद किया ताकि हमारा फसल क्या हुआ, प्रोडक्शन अच्छा हो पाया। वैसे ही सेकेंड डे हम सूर्य पोंगल की पूजा करते हैं। सूर्य जी को हम मतलब भगवान सूर्य को हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला सेक्शन जो है वो तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। मट्टू पोंगल में देखिए, मट्टू क्या है, एक शिव जी की क्या कहते हैं उसको, नंदी जी को मट्टू कहा जाता है। ठीक है। तो मट्टू पोंगल में पशुधन की पूजा की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पशुधन की पूजा, एनिमल्स की पूजा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मदद की होती है हमको क्या करने में, इरिगेशन करने में और आपके हार्वेस्टिंग करने में, हमारे फसल को पैदा करने में। ठीक है। तो फसल को, यानी ये जो हर चीज़ है पोंगल त्यौहार में, ये कहीं ना कहीं फसल से रिलेट कर की जाती है। पहले दिन इंद्र भगवान की पूजा, दूसरे दिन सूर्य भगवान की पूजा, तीसरे दिन पशुधन की पूजा, और इन पूजा के बाद चौथे दिन कन्या पोंगल होता है। इस दिन स्पेशली महिलाएं, कन्या जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो पूरे मतलब काली जी की पूजा होती है और इस दिन नए नए कपड़े पहन के लोग मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं। तो ये यहाँ खत्म होता है पोंगल त्यौहार। ठीक है। तो सबसे पहले पोंगल त्यौहार मनाया कहाँ जाता है, तमिलनाडु में। कितने दिन का त्यौहार, 4 दिन का त्यौहार। ठीक है। ये है आपका पोंगल। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 116 नंबर की, निम्न में से कौन सी एक मछली ट्रू मछली है, यानी एक वास्तविक मछली कौन सी है। चलिए, सबसे पहले इसको अगर आप थ्योरी से ना समझ के अगर आप इसको इमेज से समझे तो आपको ज्यादा आसान होगा। देखिए, ये डॉग फिश है। क्लियर है। ये डॉग फिश है और इसके बाद ये आपको जेली फिश नजर आ रही है और ये स्टार फिश है और ये आपका सिल्वर फिश है। तो अब आपको फिगर से देखने से तो बहुत आसान लग जाएगा कि ये आपका क्या है, डॉग फिश तो मछली हो गया। ठीक है। लेकिन अगर नाम में देखा जाए तो जेली फिश, डॉग फिश, स्टार फिश और सिल्वर फिश, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। कंफ्यूजिंग के कारण ये एसएससी का एक पेट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। कि निम्न में से कौन सी एक मछली ट्रू फिश है, यानी वास्तविक मछली कौन सी है। तो देखिए, वास्तविक मछली होने के लिए, मछली भी होने के लिए आपको कंडीशन चाहिए। ठीक है। क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपके पास गिल्स होना चाहिए। गिल्स वो जो सांस लेने में क्या होता है, पानी में आसानी से सांस लिया जा सकता है, उससे यहाँ पे होता है मछलियों के। ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन जो होता है वो फिन्स होता है। ये यानी फिन्स, यहाँ ये जो पंख होते हैं ना इनके ऐसे, ये होने चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज जो होता है वो वर्टिब्रा होना चाहिए, यानी ये पीछे इनके बैकबोन, ये हड्डी होनी चाहिए। और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इन चारों में डॉग फिश के पास है, बाकी इन तीनों के पास नहीं है। इसलिए इनको फिश के क्राइटेरिया में नहीं रखा जाता, बल्कि डॉग फिश को एक वास्तविक फिश कहा जाता है। ठीक है। फिगर मैंने इसलिए यहाँ पे लगा दिया ताकि आपको बिल्कुल आसान हो जाए याद करने में। ये जेली फिश है, स्टार फिश है और सिल्वर। देखिए, सिल्वर फिश वास्तविक रूप से एक कीड़ा है, एक इंसेक्ट है, ये कहीं से फिश में नहीं आता। ठीक है। तो डॉग फिश इज अ ट्रू फिश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये हिंदी से है, हिंदी पोर्शन की, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। देखिए, प्रथम महाकाव्य की बात कर रहा है तो ये सबसे पहले, अभी मैंने कुछ देर पहले चर्चा किया इसी सेक्शन में कि पृथ्वीराज रासो, वही है आपका प्रथम महाकाव्य। लिखा किसने, तो पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले हैं चंद्रवरदाई साहब और इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाता है आपका, पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना किसमें की गई है, ब्रज भाषा में की गई है। अब बात करें ऑप्शन की, तो इंदुमती क्या है, तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। ठीक है। हिंदी साहित्य से सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो पृथ्वीराज रासो। इंदुमती क्या है, तो हिंदी की प्रथम कहानी। भक्तमाल क्या है, तो भक्तमाल ये फर्स्ट बायोग्राफी है, यानी प्रथम जीवनी है हिंदी में। ठीक है, भक्तमाल। और परीक्षा गुरु क्या है, तो परीक्षा गुरु प्रथम नॉवेल है या प्रथम उपन्यास है। ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें कौन सा क्या है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि ये है आपका पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई साहब द्वारा कृत। ठीक।
उसके बाद हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हो गया। इंदुमती क्या है, तो हिंदी का प्रथम कहानी हो गया। भक्तमाल क्या है, तो प्रथम जीवनी हो गया, फर्स्ट बायोग्राफी हो गया। परीक्षा गुरु क्या है, तो परीक्षा गुरु आपका सबसे पहले हो जाता है, प्रथम उपन्यास नॉवेल हो जाता है। क्लियर, ये आप यहां से सेक्शन से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कॉफी का कर्नाटका क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए, भारत में जो कॉफी पाई जाती है ना, वो दो किस्म की पाई जाती है, एक अरेबिका किस्म की और एक रोबस्ता किस्म की। ठीक है, अरेबिका जो होती है इसको माइल्ड कॉफी बोलते हैं, ये थोड़ी कम कड़वी होती है, इसलिए इसका प्राइस क्या होता है, प्राइस टैग बहुत ऊंचा होता है, यानी हाई होता है। जबकि रोबस्टा जो होता है वो थोड़ा कड़क कॉफी होता है। ठीक, इसका जो रुपीज होता है कम होता है। ये भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है रोबस्टा टाइप। ठीक है, अब देखिए, ये दक्षिण के भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कॉफी का उत्पादन। तो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य हो जाता है वो है कर्नाटका। अब अगर ऑप्शन की बात करें तो असम की बात करें तो असम में सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन होता है, यानी चाय का खेती होती है, चाय की खेती होती है। केरल की बात करें तो केरल में देखिए, केरल और कर्नाटका ये दोनों क्या है, कॉफी के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत में। कर्नाटका अकेले 60 से 70% तक की कॉफी प्रोडक्शन भारत की करता है, जबकि केरल 20% ऑफ होल, मतलब पूरे भारत के 20% आपका केरल कॉफी प्रोड्यूस करता है। ब्राजील की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो कॉफी का प्रोडक्शन होता है वो ब्राजील में होता है। तो चारों ऑप्शन क्लियर कि भारत में अगर चाय पूछे कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो असम हो जाएगा। केरल का अगर कॉफी का पहला उत्पादक पूछे सबसे बड़ा तो कर्नाटक, और दूसरा पूछे तो केरल। और अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछे कॉफी का प्रोडक्शन तो वो हो जाएगा आपका ब्राजील। ठीक, ये मैंने बता दिया आपको फिगर में कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटका से होता है, देन केरला, उसके बाद तमिलनाडु से। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जो अमाउंट होता है वो रोबस्टा किस्म की कॉफी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 119 कह रहा है, निम्न में कौन G8 के सदस्य देशों में शामिल नहीं है? देखिए, G8 के देश पूछ रहा है। अब ये G8 है क्या, तो सबसे पहले ये जानिए कि 1970 के समय क्या हुआ था कि दुनिया में तेल संकट आया हुआ था। ठीक है, दुनिया में तेल संकट आई हुई थी, आर्थिक मंदी आई हुई थी। तो सब सारे नेताओं ने ये किया कि यार ऐसा कुछ मंच होना चाहिए जिसपे हम क्या कर सके, हम सारे बड़े बड़े जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो आपस में आके बात कर सकें। ठीक है, तो बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों का 6 देशों का संलग्न एक क्या किया गया, एक पार्टी तैयार की गई जिसको G6 नाम रखा गया। कब रखा गया? 1975 में G6 का फॉर्मेशन हुआ। उसमें आपका फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, अमेरिका था, ब्रिटेन था और जापान था। ये 6 देश G6 में शामिल हुए 1975 में। 75 के बाद अगर एक साल बाद कनाडा भी इसमें शामिल हो गया, उस समय से G6 का नाम G7 हो गया। ठीक है, G6 पहले 1975 में रखा गया जब ये फॉर्म्ड हुआ था। G7 ठीक एक साल बाद 1976 जब कनाडा भी उसमें शामिल हो गया तो G7 हो गया। और G8 ये कब से हुआ? ये 1998 से ये नाम G8 हो गया जब रूस भी इसमें शामिल हो गया। क्लियर है? तो G6, G7 और G8 कैसे हुआ सीरीज, ये आपको पता चल गया। तो चलिए एक ट्रिक देखते हैं कि G8 के जो सारे देश हैं, देखिए क्वेश्चन पे हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, कि पूछ क्या रहा था, G8 के देशों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो शामिल नहीं है तो इसमें भारत का नाम अभी तक हमने लिया नहीं। तो भारत ही एक ऐसा, इन चारों ऑप्शन में भारत ही ऐसा देश है जो इन G8 के सदस्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, अब अगर सारे बात करें सारे देशों की तो देखिए इसका एक छोटा सा बहुत पॉपुलर ट्रिक है कि जीजा कई बार फ्रांस आए। ठीक है, कई बार चले गए जीजा। ठीक, तो जीजा कई बार फ्रांस आए तो जीजा, इसमें जितने कलर्ड हैं उतने सेगमेंट क्या हैं, आपके देश हैं। पहले जी की बात करें तो ये जी फॉर जी और जी फॉर जर्मनी हो गया। जा में अगर बात करें तो जापान हो गया। क में बात करें तो कनाडा, ई से बात करें तो इटली, बा से बात करें तो ब्रिटेन, र से बात करें तो रूस, फ्रांस से फ्रांस हो गया और लास्ट में आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया G8 देशों के समूह, जो भी इसमें भारत का नाम कहीं भी शामिल नहीं है। तो निम्न में G8 के देशों में शामिल कौन नहीं है? तो भारत। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। तो ECG की जांच किससे संबंधित है?
ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम साइंस सेक्शन। और ईसीजी का मतलब क्या होता है? ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। और आपको पता ही है कि हमारा जो हार्ट होता है वो किसके, कार्डियक मसल्स से बना होता है, इसलिए ईसीजी की जो जांच होती है वो हमारे हार्ट से संबंधित है, यानी हमारे हृदय से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ईसीजी की जांच किससे संबंधित है? तो हृदय से। क्लियर। अब अगर बात करें मस्तिष्क का, तो मस्तिष्क का जो जांच होता है वो ईईजी होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियक मसल्स के कारण, और ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी होता है, एन्सेफलोग्राफी ये ईईजी होता है, ये ब्रेन से संबंधित हो यानी मस्तिष्क से संबंधित होता है। क्लियर। आंख से संबंधित के लिए ईओजी होता है। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो लिख सकते हैं कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ईओजी होता है वो इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी होता है, ये आंख से संबंधित बीमारियों की जांच की जाती है इसमें, ठीक है, टेस्टिंग होती है। और लास्ट में होता है ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये आपका मसल्स से रिलेटेड है यानी मांसपेशी से रिलेटेड है। क्लियर। तो ईसीजी जो है वो हृदय से संबंधित है, ईईजी जो है वो मस्तिष्क से संबंधित है, ईओजी जो है इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी आंख से संबंधित है, और ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईसीजी हृदय से। ये आपके फिगर क्लियर करने के लिए, ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, ठीक है, और ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम में इनके ब्रेन में लगा हुआ है। ठीक, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अब प्लीज सब्सक्राइब करिए जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह। अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों के लिए जो पहले से बने हुए हैं आप प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे वीडियोस पे लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको क्या ठीक लगा क्या ठीक नहीं लगा, ताकि हम बेहतर से और बेहतर आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। चलिए, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेक्शन में नए क्वेश्चन सीरीज के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।